स्वागत है दोस्तों, एक बार आप सभी का पुनः हमारी इस वीडियो में। हम लोग कक्षा 10 के अंशाड़ में मैथ विषय को हल कर रहे थे। दूसरा सेट हल हो रहा था। अब तक 2 पार्ट की वीडियो बन चुकी हैं। तीसरे पार्ट की वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन 6 नंबर को हल करेंगे। तो 22 के 4 तक हम लोगों ने बेटा बात कर लिया था। 23 नंबर पर काम शुरू करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर बताना है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है। प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें कि माना 23 नंबर है, माना प्रथम पद ए है और सार्व अंतर कितना है, डी है। सार्व अंतर डी। आप क्या करना है, आपने अपना उद्देश्य लिख दिया है बेटा कि हमको ए और डी बताना है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, योगफल आया है तो आप योगफल का n पदों के योगफल का सूत्र लिख लेंगे कि n पदों का योगफल क्या होता है। फार्मूला है n पदों का योगफल। Sn बराबर आपको दे रखा है कितना, Sn बराबर आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n आपके पास पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और d आपका सार्वंतर है। अब आपको क्या कह रहा है, 8 पदों का योगफल 64 है। तो जब n पदों का योगफल इतना है तो 8 पदों का योगफल कर देते हैं। इससे 8 पदों का योगफल, तो 8 पदों का योगफल हमारा यस 8 हो जाएगा। यस 8 इज इक्वल टू कितना, 8/2 2a, क्योंकि a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 8-1 इंटू डी। यस 8 की वैल्यू हमें पता है। 8 पदों का योगफल यस 8 कह रहा है 64, तो इसके नीचे आप चाहें 64 रख दीजिएगा। 8 को 2 से भाग करेंगे 4, ये वाला 2a और 8 से 1 चला जाएगा 7d हो जाएगा आपके पास। ये वाला आपके पास 8 से 1 जाएगा 7d। अब आप चाहें तो इस 4 को बटे में ले आइएगा, 64/4 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। इसमें अगर आप 4 को 64 से भाग कर लेंगे तो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 4 1 4 2 और 4 6 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। यानी ये हमारे 8 पदों का योगफल आ गया है। ऐसे ही प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको प्रथम 17 पदों का योगफल 289 पता है। तो अब लिखते हैं 17 पदों का योगफल। तो 17 पदों का योगफल संकेत बन जाएगा S17। इस Sn वाले में रखेंगे 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। यस 17 का मान आप चाहे रख दीजिएगा, प्रश्न में हमें पता है 289 है। तो 289 बराबर 17/2 2a प्लस ये वाला हो जाएगा 16d। आप अंदर से चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, 17/2, या अगर नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ पाएँ तो गुणांक मिलेगा। दोनों बातें हो सकती हैं, आप कॉमन ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं। आप इधर डायरेक्ट में कर सकते हैं। 289 ये वाला हमारा 2 इधर ले आएंगे, 2 एक गुणांक मिलाने के लिए नहीं काट रहे हैं। 289 गुणा 2 और बटा 17 बराबर 2a प्लस 16d। आप क्या करने वाले हैं, हम लोग 17 को भाग कर देंगे, 17 हम 289, 17 दूनी 34, यानी 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34 आ जाएगी। ये हमारे पास अगर बात किया जाए तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अब बस आपके पास पहला इक्वेशन आ गया, आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। आपने अपना उद्देश्य लिख ही रखा था कि हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी बताना है। तब इस समय अंतिम ये काम कर दिया जाए कि समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया जाए। तो इधर कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 में हमारे पास कितना लिखा है, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, और 2 में हमारे पास कितना लिखा है, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 2a को काटने के लिए। ये वाला 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 7 जाएगा, माइनस के 9d आ जाएगा, और ये 34 और ये
16 घट जाएगा 26 और ये 18 माइनस के, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। d इज इक्वल टू 18/9 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। इस d का जो मान 2 आ गया तो एक हमारा उत्तर भी आ गया सारवंतर का। अब हम क्या करते हैं, ये d वाला जो मान निकला इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखते हैं जरा समीकरण 1 में d का मान। तो समीकरण 1 में d का मान 2a + 7 × 2 इज इक्वल टू 16, 2a + 14 हो जाएगा इक्वल टू 16, 2a इक्वल टू 16 - 14, यानी 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, केवल a निकालेंगे तो 2/2, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमको प्रथम पद और हमको सारवंतर कह रहा था, तो हमारे ये आंसर नीचे बढ़िया से लिख सकते हैं, कहता प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 और सारवंतर d इज इक्वल टू 2। ये प्रश्न आपके लिए 6 नंबर में आया था। इसी प्रश्न 23 में अगर ये नहीं करना था वहाँ, तो इसके लिए अथवा भी लगा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो कैसे कर लगाना है, ये रेलगाड़ी की चाल बताने के लिए कह रहा है। तो अभी आप लोग या हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल x है, एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी, उससे जो दूरी तय करनी है वह कितनी है 180 किलोमीटर है। अब चाल में अगर वृद्धि कर दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो समय पहले लगता था वह समय से चाल बढ़ाने के बाद जो समय लगेगा वो आधा घंटा कम लगता है। तो यहाँ मामला समझ में आ रहा है समय का। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि जब चाल नहीं बढ़ी है तो कितना समय लगा और चाल बढ़ गई तो कितना समय, फिर उसके तहत हम लोग इक्वेशन बना देंगे। तो चलिएगा प्रश्न संख्या 23 की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23, उसने क्या बोला है प्रश्न में उसने कहा है आपके पास कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमने मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर दूरी देखा जाए तो दूरी हमारे पास दिया है 180 किलोमीटर। अब आपको क्या कह रहा है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल में क्या करेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर, अगर हम चाल में इतने की वृद्धि कर देते हैं बेटा, तो इतने की वृद्धि करने पर नई चाल क्या हो जाएगी हमारे पास 5 बढ़ जाएगा। तो लिख देते हैं जरा, नई चाल इज इक्वल टू x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपके पास नई चाल आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जब चाल नहीं बढ़ी थी सामान्य दशा में जान लिया चाल कितनी है, और जब चाल बढ़ गई तो आपने जान लिया है कि नई चाल कितनी आ गई है। अब दोनों दशाओं में हम समय निकालते हैं। तो जब हमारे पास रेलगाड़ी की चाल x है तो उसके लिए समय निकालने हैं, दूरी दोनों में वही है, दूरी उतनी ही जाना है। तो x किलोमीटर, जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तब 180 किलोमीटर जो दूरी है, तब दूरी जो दी गई उसे दूरी को तय करने में लगा समय। तो आइएगा दूरी तय करने में लगा समय देखते हैं हम लोग कितना होगा। तो समय बराबर हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी की वैल्यू बेटा 180 रहेगी, चाल 1/x इतने घंटे। अब क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास चाल वृद्धि हो गई है, तो यानी जब चाल, नई वाली चाल, या आप पूरी लिख दीजिएगा भाषा, जब चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर फिर से वही फार्मूला दूरी बटा चाल होगा, पर आपके पास इस बार चाल बदल चुकी है। दूरी हमारे पास 180 रहने हैं, चाल हो जाएगी 92 x + 5 घंटे।
आप क्या करना है, आपको प्रश्न में जो कह रहा हो समय के लिए कह रहा, आपने प्रारंभ में जब चाल नहीं बढ़ी थी समय, बाद में समय निकाल लिया है। अब जरा प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटे कम समय लेती। यानी चाल बढ़ा दिया जाए तो जो समय आया है, चाल बढ़ाने के बाद ये समय आया है, ये वाला समय पहले वाले से जब चाल नहीं बढ़ी थी उससे भी आधा घंटा कम लगता है। तो प्रश्नानुसार चाल बढ़ाने के बाद कितना समय है, 180/x + 5। ये क्या है, जो पहला वाला समय है उसमें आधा घंटे कम है, तो ये मामला बराबर का है। क्या कर लेते हैं, इन्हीं दो इक्वेशनों को हम लोग हल कर लेते हैं और हमारे x का मान आ जाएगा, वही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो चाहें तो 1/2 को इधर ले आएँ, 1/2 = 180/x माइनस 180/x + 5। उधर चाहें तो 180 कामन ले लेते हैं, 180 कामन, 1/x माइनस 1/x + 5। अब क्या करना है, 180 को उधर ले आए, गिनती है 1/2 उधर गुणा में, इधर भागे में हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 5 माइनस x अपान x का x में गुणा करवा लेंगे x² और ये 5x हो जाएगा। ये अपान में आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई है, x x कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचने वाला है, 1/18 दूनी 36, 360। ये 5 है और ये वाला हो जाएगा x² + 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² + 5x को 1 से करेंगे तो x² + 5x आएगा, x² + 5x। और ये हमारे पास जो 360 को 5 में करेंगे तो 5 0 0, 5 छक्का 30, 5 3 15, 3 1800। तो x² + 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। अब इस 1800 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, x² + 5x माइनस 1800 इन 1800 = 0। अब क्या करना है बेटा, 1800 के बारे में ऐसे दो नंबर पता करना है कि घटा दिया जाए तो 5 है और उनका गुणा करने पर आपके पास कितना आ जाए, 1800। तो वही आपके पास एक नियम, 1 × 1800 करिएगा, फिर 2 गुणा कितना है, 1800 आ जाए 900। लेकिन आप अंदाज लगाएंगे, इस तरह करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप कुछ नंबर स्टार्टिंग के छोड़ दीजिएगा क्योंकि उससे घटाने पर तो आपको 5 मिलेगा नहीं। तो जब आप ऐसा करते जाएंगे तो 60 45 और 40, अगर आप 45 और 40 को घटाएंगे 5 और इनका गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18 आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास दो नंबर आने वाले हैं वह 45 और माइनस में 40 आने वाले हैं, और आगे माइनस 1800 = 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0। पेयर बना लेते हैं, पहले दो में x कामन है तो x + 45, अगले में माइनस 40 कामन है तो x + 45। दोनों में हमारे पास x + 45 कामन है तो क्या बचेगा, x - 40। यदि करवा दिया जाए दो वैल्यू निकलेंगी, तो करते हैं जरा पहला वाला, यदि x + 45 = 0 तो x = -45। चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं बेटा, इसलिए 45 को आपको लेना नहीं, से आप चाहें तो लिख सकते हैं अग्राह्य। और यदि आप दूसरा वाला कर देंगे, यदि हमारे x - 40 की वैल्यू 0 हो जाए तो x कितना आ जाएगा, 40। x 40 आ गया तो जो आपने रेलगाड़ी की चाल मानी थी x, आप लिख सकते हैं बढ़िया सा कि अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका कंप्लीट आंसर है। चलिएगा अब हम लोग 24 नंबर पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 24 क्या लिखा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर लेना होगा, फिगर बनाना होगा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है। कांच का बर्तन गोलाकार है लेकिन उसकी गर्दन बेलनाकार है। तो आइएगा पहले चित्र को समझते हैं। 24 नंबर, बेलनाकार गर्दन है तो एक बेलनाकार आकृति बना लिया जाए, ऐसा कुछ। ये बेलनाकार गर्दन है और कह रहा है जिसकी लंबाई 7, अगर आप इसकी लंबाई को लिखना चाहते तो ये 7 है।
फिर कह रहा है व्यास इसका भी 2 लिख देंगे, गोलाकार भाग का, और एक गोलाकार भाग है तो यहाँ से एक गोलाकार ऐसे ड्रा कर देते हैं। ये इस गोलाकार भाग का आपको व्यास यानी ये चीज़ आपको दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास 8.4 है। और क्या क्या दिया है बेटा इसमें, जिसकी लंबाई 7 है, यानी बेलनाकार भाग की लंबाई आपको ये 7 दे रखा है, और जो बेलनाकार वाला हिस्सा है उसका व्यास 2 है, तो इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का व्यास 2 है। अब आपसे ये कह रहा है कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी बर्तन में, इस पूरे बर्तन इस आकार का, इसमें पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार की आकृतियां बनी, एक बेलन बना है और एक गोला बना है। तो अगर हम क्या करवा देते हैं, आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन और इस गोलाकार भाग का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे, तो हमारे जो ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी की मात्रा या कितना पानी भरा जा सकता है वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिएगा, बेलन के लिए क्या क्या पता है एक बार बेलन के लिए लिखते हैं, एक बार गोले के लिए क्या क्या पता है, और फिर दोनों को मिला करके जो जोड़ेंगे आयतन में, वही हमारे बर्तन में भरे जाने वाले पानी की मात्रा होगी। तो लिखते हैं जरा, बेलन का व्यास पता है आपको, आप बेलन का व्यास लिख सकते हैं पहले। बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तब बेलन की त्रिज्या, तब हमारे पास इसकी यानी बेलन की त्रिज्या कितने आने वाली है। त्रिज्या हम सभी लोग जानते हैं व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या, अब थोड़ा सा अभी से अलर्ट हो सकते हैं आप, 2 यहाँ पर हमारे पास व्यास है, तो अलग अलग व्यास है तो त्रिज्याएँ अलग अलग होंगी, तो एक को R1 या R2 नाम से मानेंगे, तो कैपिटल R और स्मॉल r के नाम से डिनोट करेंगे। तो 2/2 यानी कितने सेंटीमीटर आ गई बेलनाकार भाग की त्रिज्या, 1। अब क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई, तो हमारे पास बेलन की जो ऊंचाई है यच, वह यच का मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई है। अब आते हैं गोलाकार भाग के लिए, गोलाकार भाग का व्यास, तो गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.4 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसकी त्रिज्या, तो फिर से वही बात जैसे अभी बेलन में किया था, इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, एक की त्रिज्या को R1 सपोज किया था, इसकी R2 मानेंगे, 8.4 बाई में 2, तो R2 इज इक्वल टू 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4.2 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग के लिए जो कुछ दिया था बेलनाकार भाग के लिए, अब बर्तन में कह रहा कितना पानी भरा जा सकता है, तो लिखते हैं अतः या बर्तन में भरे जाने वाले, अतः की कोई आवश्यकता नहीं, बर्तन में भरे जाने वाले पानी की मात्रा। तो बर्तन हमारे पास 2 डिजाइनों से मिलकर बना है, तो दोनों का हम लोग आयतन इसमें शामिल कर देते हैं, यानी क्या क्या है, बराबर बेलन का आयतन, बराबर बेलन का आयतन, और प्लस कर देंगे गोले का आयतन। बेलन का आयतन और ये गोले का आयतन मिला देते हैं तो हमारे पास पूरे पानी का आयतन आ जाएगा। तो चलिएगा फार्मूला पुटअप कर देते हैं। बर्तन में भरे जाने वाले पानी की मात्रा ये तो निकालना है, तो ऐसे ही रहेगा। बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन पाई r² यच होता है, पर यहाँ पर जो बेलन के लिए आपने त्रिज्या मान रखी वो R1 है, तो यहाँ R1 कर देंगे। आगे गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³, पर यहाँ भी जो गोले के लिए हम लोगों ने त्रिज्या मानी वो R2 मानी, तो यहाँ R2 कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई का मान 22/7 नहीं दिया है, तो R1 का मतलब बेलनाकार भाग की त्रिज्या 1 का स्क्वायर, और h मतलब बेलन की ऊंचाई है तो 7। आगे आएंगे 4/3, पाई का मतलब 22/7, R2 का मतलब गोलाकार भाग की त्रिज्या 4.2 का होल क्यूब। चलिए इनका कैलकुलेशन करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब आगे इधर आएंगे 4/3, यहाँ पे 22/7, 4.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4.2 4.2 4.2, तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 को काटेंगे, 7 छंग 42.6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 एकन्नम 22 हो जाएगा। क्या क्या बचा है, 4 बचा, 22 बचा, 0.6 बचा, 1.4 बचा और 4.2 बचा है, तो ये हो जाएगा 22,
इधर आते हैं, 22 चौक 88 और 88 को हम लोग 6 से, 6 48, 6 48 4 52 और एक अंक पर दशमलव, 52.8 आ जाएगा। इधर 14, 14 दूनी 28, 14 चौको 56, 2 58, 2 अंकों पर आपके पास दशमलव, 5.88 आ जाएगा, 5.88। अब क्या करना, 22 प्लस 52.8 को 5.88 से गुणा कर लेंगे हम, तो 52.8 को अगर आप बाहर गुणा कर लेंगे 5 से, तो ये आपका गुणा बाहर कर लीजिएगा, 310.464 आ जाएगा। 310 में ये 22 पूर्णांक का मान जुड़ जाएगा, 310 20 32 हो जाएगा आपका, 332.464। आयतन का मात्रक घन लगाकर मीटर या सेंटीमीटर क्या दिया है, तो हमारे प्रश्न में सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। तो ये आपके 6 नंबर के प्रश्न का जवाब था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसी 24 में एक अथवा लग कर आया है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी पहले चित्र बन जाएगा तो कहानी ज़्यादा समझ में आएगी। क्या लिखा है, खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। अब लेकिन कह रहा है ये शंकु कहाँ है, इसी समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा है। तो चलिएगा इसका अथवा शुरू करते हैं जरा। एक पहले अर्धगोला बना लेते हैं और उस अर्धगोले पर हम लोग क्या रख देते हैं, शंकु अथवा है ये। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ, इस प्रकार का कुछ एक अर्धगोला है और इस पर क्या करना है, इसी आधार यही रहना है आपके पास, एक ऐसे शंकु है और थोड़ा सा आप ऐसे बना दीजिएगा शंकु की तरह लगे। ये व्यास को त्रिज्या पता करना है तो थोड़ा बीच से एक रेखा बनाते कि 2 पार्ट हो जाए तो त्रिज्या नजर आ जाए, इधर की त्रिज्या इधर की त्रिज्या, नाम गाँव कुछ भी रखा जा सकता है, ABC यहाँ पे O यहाँ पे D। अब आप अपने प्रश्न को देखेंगे, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु, शंकु की भी त्रिज्या 3.5 है और जो ये अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 3.5, अर्धगोले की त्रिज्या ये और शंकु के लिए इधर आ जाइए चाहे उधर आ जाइए 3.5। फिर कह रहा इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण का मतलब पूरा, यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक की ऊंचाई पता है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण का मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 डिजाइने हैं हमारे पास, एक शंकु है और एक आपके पास अर्धगोला है। तो अगर आप पहले अलर्ट हो जाएं कि क्या क्या चीज़ें हमारे प्रश्न में ज़रूरत है हमको, वो निकाल के रख लिया जाए तो लास्ट का फार्मूला लगाया जाए बेटा। तो यहाँ जब ये शंकु का हम पृष्ठ निकालेंगे यानी वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l होता है, l का मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई, और अभी हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। तिर्यक ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, l बराबर √h² + r²। h का मतलब हमें शंकु की ऊंचाई पता होनी चाहिए, ऊंचाई तो पता है लेकिन ये पूरे आकृति की है। तो आइएगा पहले हम l और h ये निकाल लेते हैं, तब हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो चलिएगा आप देख पा रहे होंगे कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई हमारे पास दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। आपको किसकी ऊंचाई चाहिए, शंकु की। तो समझते हैं जरा शंकु की ऊंचाई, इसका कोई सिंबल यूज कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h, क्योंकि ये फार्मूले में लगना है। पूरा कितना दिया है, 15.5। अर्धगोले में जो इसकी त्रिज्या होती है यही इसकी ऊंचाई का भी काम करेगा। तो ये अगर 15.5 है, ये वाला 3.5 है आप, तो 15.5 से हम क्या करें, 3.5 हटा देते हैं, तो हमारे पास जो कुछ आ जाएगा वो हमारे लिए शंकु की ऊंचाई 3, ये 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर। शंकु की क्या क्या आ गई अब तक में, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या पहले से ही पता, त्रिज्या दोनों के लिए कॉमन है तो एक ही नाम यूज कर लेते हैं, त्रिज्या r ही लिखते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं, अभी हम लोगों ने क्या जाना, हमको वक्र पृष्ठ चाहिए तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल के रख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है फार्मूला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू फार्मूला है √h² + r²। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, L निकालना है √h² यानी शंकु की ऊंचाई 12 है
और r का मतलब शंकु की त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर, तो l बराबर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। 3.5 को बाहर 2 बार गुणा कर लेंगे, सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, इकाई पर 5 है तो उसका शॉर्टकट नियम है 5 पचाम 25, एक ज़्यादा करके इस पर आप जोड़ दीजिएगा, 4 3 12, तो 12.25 आ जाएगा। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 में 12.25 जुड़ेगा 156.25। 2 अंकों पर दशमलव लगा है, आप इसका दशमलव खत्म करवा के डायरेक्टली इसका वर्गमूल लिया जा सकता है 156.5 का वर्गमूल। बाकी इसको याद भी कर सकते हैं कि किसी का है पूर्णांक में, तो यहाँ से पेयर बनेगा इधर से, तो ये हमारे पास 1 बचा, तो एक बार जाएगा पहले, यहाँ एक 2 हो जाएगा, ये 56 आएगा। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, कितना 2 दूनी 4, 2 बार जाने की संभावना, तो 2 यहाँ 22 दूनी 44। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा, 6 से 4 2, 5 से 4 1, ये दशमलव जो यहाँ नजर आए ऊपर चला जाएगा, पेयर पूरा उतर आएगा, पेयर बना है इधर 2 5। अब कितने बार जाने की संभावना, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 पचाम 25, 5 चौके 20, 2 22 और 5 दूनी 10, 2 12, पूरा कट गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल करके आया है वो 12.5 सेंटीमीटर आया। अब जो चीज़ की हमें कमी थी शंकु के लिए वो पूरा हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या पहले ही पता थी। तो अब फाइनली लिखते हैं कि अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें 2 डिजाइनें हैं बराबर क्या क्या है, शंकु का, संपूर्ण का मतलब कुल पृष्ठीय बताना है, तो कुल पृष्ठीय में एक बार शंकु का पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय और एक बार अर्धगोले का, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस कर देते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिएगा वैल्यू इसके फार्मूले में रख देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल, अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब चाहे तो अलग अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा इन दोनों को, चाहे कॉमन वगैरह ले लिए तो आप पर डिपेंड कैसे वहाँ करते हैं। पाई आर, तो यहाँ एल प्लस पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस कितना बचेगा 2r, वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 रख सकते हैं, आर का मान 3.5 है, यल का मान कितना दिया रखा 12.5 अभी निकाला है, प्लस 2r, आर की वैल्यू कितना है 3.5, तो ये 7 से 3.5 काट दीजिएगा, 7 5 35, एक अंक पर दशमलव, 22 पंचे 110 और एक अंक पर दशमलव यानी 11.0, ये 12.5, इसका 35 दूना 70 यानी 7.0, एक अंक पर दशमलव, 11.0 हमारा 11 है, 12.5 में हम 7.0 यानी 12 7 19.5, अब इसका गुणा करवा देते हैं, 11 5 55, 11 9 99, 104, 104 10, 11 का 11 10 21 और एक अंक पर दशमलव। यह हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यही आपके प्रश्न का जवाब था। इसमें खाली आप पहले सोच लीजिएगा जितनी चीज़ें हमारे फार्मूले में यूज होना है बेटा उतने को हम निकाल कर पहले रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है 25 नंबर। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, 6 नंबर का है। तो चलिएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो क्या कह रहा है जो बहुमंजिला भवन है वहाँ से जब हम 10 मीटर ऊंचे भवन को देखते तो शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। तो थोड़ी सी बात को समझते हैं कि इसमें कौन सी आकृति बड़ी होगी कौन सी आकृति छोटी होगी, समझने की कोशिश करते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा बहुमंजिले भवन के शिखर से, तो हमारे पास मान लेते हैं ये बेटा बहुमंजिला भवन है, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, मान लिया हमने ए बी है, ये एक बहुमंजिला भवन है। यहाँ से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन दिया है। यहाँ से देखने के लिए जो आपको भवन देखना है 10 मीटर वाला उसका अवनमन दिया है, यानी कि यहाँ से सर को नीचे झुकाना होगा। तो यानी कि ये जो 10 मीटर ऊंचा भवन है ये छोटा है, तो ये 10 मीटर ऊंचा भवन है।
मान लेते हैं ये पी क्यू है, ये 10 मीटर दे रखा है। अब आपको क्या कह रहा है, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये आपका शिखर है 10 मीटर ऊंचे भवन का, और आपको ये कह रहा है और उसके तल, तल का मतलब ये हो जाएगा ये तल, इनके अवनमन कोण बनाना है। तो आधार रेखा के साथ कोण अवनमन तो बेटा इधर बनेगा 30, लेकिन वो आपके एकांतर के हिसाब से हमारे जब त्रिभुज में आएंगे तो ये वाला जो इधर बनेगा आपका पहला 30 वो यहाँ हो जाएगा, और दूसरा जो इस रेखा के साथ बनेगा इधर आपके पास बनेगा 45, लेकिन इसको अगर हम त्रिभुज में बनाए तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। सबसे जरूरी काम है चित्र समझना, अगर चित्र समझ में आ जाता है तो आधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका 10 मीटर था। अब आपको कह क्या रहा है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बताना है। तो ये हमारा बहुमंजिला भवन है ए बी, तो हमने मान लिया कि बहुमंजिला भवन ए बी की ऊंचाई कितना है, एच है। इसका यहाँ कोई नाम रख दीजिएगा एम। समझते हैं जरा, इधर वाला हिस्सा 10 है, इधर वाला हमें अगर देखा जाए तो बराबर होंगे, तो यह भी आवश्यकता लगने पर 10 सेंटीमीटर होगा, 10 मीटर दिया है ये। अब क्या होगा, अगर हम देखें तो हमारे पास दो इसमें समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं। अगर हमको इस एच की वैल्यू निकालना है, दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक आपके पास ए एम पी है और एक पूरा बड़ा सा है ए और बी क्यू, इधर से ऐसा, और एक ये वाला। तो एक एक ट्रायंगल ले लेते हैं, उनको हल करके फिर हम लोग एच लाते हैं। तो क्या करना है, आप लिख भी सकते हैं कि चित्र में ए बी क्या है, बहुमंजिला भवन है आपके पास, बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई माना, जिसकी ऊंचाई हमने कितना माना, एच। अब क्या करना है, ऊंचाई को हमने एच मान लिया है, और इसे भी लिखा जा सकता है कि ये आपका भवन है पी क्यू, लिखा जा सकता है लैंग्वेज में। अब एक काम कर लेते हैं, एक एक त्रिभुज के लिए बात करते हैं। तो जब ये वाला त्रिभुज हम लेंगे, मान लीजिए 45 वाला पहले, ए यहाँ बी है, ये आपके पास ए बी क्यू जो समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें क्या है हमारे पास, ये कोण के सामने लंब पता है और एक भुजा पता होनी चाहिए। तो ये पता नहीं, इसको आधार को भी मान लीजिएगा, ये एक्स होगा तो ये एम पी भी आपका एक्स होगा। तो लिखते हैं माना बी क्यू बराबर एम पी, दोनों बराबर ही होंगे, दोनों को कितने के बराबर माना, एक्स मीटर के बराबर। चलिएगा अब एक एक ट्रायंगल ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज है ए बी क्यू में, क्या होगा ए बी क्यू में, ये हमारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये 90 के सामने कर्ण, नीचे वाली आधार। तो लंब और आधार लाल बट्टे कक्का से आप जानते हैं tan लगा दिया जाए, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1, लंब के लिए सामने वाली भुजा पर देखेंगे पूरा, इसे पूरा 45 के लिए इतना आएगा ए बी, तो ए बी को हमने एच मान रखा है और आधार को एक्स मान रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स बराबर एच कहीं काम लगे, या एच बराबर एक्स, यानी एक्स और एच दोनों बराबर हैं। अभी तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया है, अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास समकोण त्रिभुज ए एम पी है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एम पी में, ए एम पी में क्या होगा, ये आपके पास कोण, इसके सामने लंब। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये 10 है, ये इतना 10 निकल गया, पूरा एच था, एच में से बेटा ये 10 निकल जाएगा तो ये वाला बचेगा एच माइनस 10, कोण के सामने लंब की आवश्यकता पड़ेगी भी। तो tan 30 इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। लंब के लिए सामने आ जाएंगे h माइनस 10 और आधार को आपने एम पी आपने यहाँ भी लिख सकते हो x माना है। आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू √3h और माइनस के 10√3, ये x आ गया। लेकिन हमको जो अपना मान निकालना बहुमंजिला भवन को, हमने h माना तो h की आवश्यकता है, तो इसमें x को गायब करवा देते हैं। समीकरण 1 से आपको समझ में आ रहा है, x बराबर क्या रखवा दिया जाए, h, x बराबर h रखवा देंगे तो हमको h मिल जाएगा। कहीं कहीं दोनों प्रश्न पूछते हैं, हम दोनों आंसर h और x, तो आधार भी बताया जा सकता है। तो चलिएगा जरा रखते हैं x बराबर h, समीकरण नंबर 1 से जो x का मान h आया यहाँ पे, तो यहाँ पे रखना है। तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू √3h और माइनस के 10√3।
10√3 नंबर है, इधर ले आते हैं तो 10√3 इज इक्वल टू √3h और माइनस के h बताना है तो h उधर ले लेते हैं कॉमन, √3 - 1। अब क्या करना है, h के साथ ये नंबर इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, 10√3 बटा √3 - 1 इक्वल टू h। पर इस तरह के जब हर में आएगा तो हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, यानी हर की संयुग्मी से गुणा और भाग। तो हर की संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं परिमेयकरण करने के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 10√3 बटा √3 - 1 ये तो लिखा है, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, √3 + 1 अपान में √3 + 1। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या तो ऐसे रहने दीजिएगा, 10√3 एक ब्रैकेट में, √3 + 1 एक ब्रैकेट में। नीचे को आप देखेंगे एक में a - b का टर्म है बेटा और एक में a + b का टर्म है, तो ये हमारी सर्वसमीका है a² - b²। a का मतलब √3 का वर्ग करेंगे तो चाहे डायरेक्ट में 3 लिख सकते हो, और ये वाला b का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10√3 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान में 2। 2 से आप 10 में डिवाइड कर देंगे, 5 2 पंचे 10, 5√3 इन ब्रैकेट √3 + 1 और ये मात्रक मीटर में। अब इसमें √3 की वैल्यू नहीं दिया है तो इसलिए रखना जरूरी है नहीं, आपको अपने आप से जब दिया होगा प्रश्न में तभी रखने की आवश्यकता है। तो इतना आने के बाद लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कि अतः बहुमंजिला जो भवन हमने h माना था जिसकी ऊंचाई वो कितना है, 5√3 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ये आपका 25 था। इसी में एक अथवा दिया है, अथवा में 2 पार्ट हैं, 2 करेंगे तो ये आपके पास 3 का मिलाकर 6 होना चाहिए, वो अकेले में 6। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो चलिएगा, आसान सा प्रश्न है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, तो हम लोग एक चिमनी रफली बना लेते हैं। ये मान लिया कि आपके पास ऐसी कुछ एक चिमनी है, ये इसके नाम में बात करें तो ए बी मान लीजिएगा। इस चिमनी के लिए अगर हम बात करें तो और क्या क्या दे रखा है, चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है एक बिंदु से देखने पर। तो कोई एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ से, चाहे इधर चाहे इधर, उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। ये ए बी, इसको सी मान लिया है। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ने पर कह रहा है कि 60 यदि चिमनी के पाद से वह बिंदु, जो ये बिंदु हमने माना है चिमनी का पाद बिंदु ये है, यहाँ से इसकी दूरी कितना दे रखा है प्रश्न में, कह रहा 25 मीटर है। तो चलिएगा 25 लिख देते हैं। आपको कह क्या रहा है, चिमनी की ऊंचाई, ये चिमनी है, ए बी हमने चिमनी माना है, तो माना इसकी ऊंचाई बताना है। माना चिमनी ए बी की ऊंचाई कितना है, h है। तो चिमनी ए बी की ऊंचाई हमने h मान लिया, h निकाल लेते हैं। एक ही ट्रायंगल है, ये कोण इसके सामने लंब या आधार, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। tan 60 का मान √3, लंब का मतलब h, आधार का मतलब 25। तो h की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25√3। बस आप का आंसर आ गया। आप लिख सकते हैं कि अतः जो चिमनी थी उसकी ऊंचाई 25√3 मीटर होगी। लेकिन ये पार्ट आपका 3 नंबर का है, एक और पार्ट करेंगे तब दोनों में 6 मिलेगा। भूमि से, इसमें 6 अकेले लिखा, गलत लिखा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, लगभग इसी प्रकार का प्रश्न है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहले हम लोग इसका अथवा वाला है, भूमि है, यहाँ ज़मीन मान लेते हैं यहाँ पर, उससे कितने ऊंचाई पर, 60 मीटर। ये भूमि बिंदु ए पर, पतंग मान लेते हैं पी बिंदु पर उड़ रही है। ये कितनी हाइट है, प्रश्न में दे रखा है कि 60 मीटर है। तो ये बेटा 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। अब क्या कह रहा है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश दिया है। तो ये पतंग, इसका डोरी ये भूमि पर कहीं बांध दिया गया है और उसका झुकाव आधार रेखा के साथ बनेगा। तो ऐसे आधार रेखा बना लिया 60 अंश। ये
60 इंच, या मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, डोरी ये है हमारे पास, इसकी लंबाई बताना है, इसको हमने x मान लिया, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो माना, बस x बताना, काम शुरू कर लेते हैं। माना डोरी जो आपके पास ये PB है, माना डोरी PB की लंबाई हमने कितना मान रखा, x मीटर है। कैसे लगाना है, ये आपके पास कोण है बेटा, कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, तो लाल बट्टे कक्का को अगर आप समझेंगे तो लाल बट्टे कक्का क्या कहता है, अगर लंब और कर्ण का मामला हो तो लंब और कर्ण के लिए हम लोग साइन यूज कर लेते हैं या काशिक यूज कर लेंगे। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज PAB में कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 60 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 का मान √3/2, लंब का मतलब सामने आपके पास 60 है, और कर्ण के लिए हम लोग आ जाते हैं, कर्ण की वैल्यू हमारे पास x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3x इक्वल टू 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120, x का मान 120/√3, आप चाहें तो इसमें भी √3 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको परिमेकरण कर दीजिएगा। तो 120/√3 गुणा √3/√3, ऊपर वाला हो जाएगा 120√3, नीचे √3 का 3 से 120 में भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 40√3 मीटर। नीचे बढ़िया सी लैंग्वेज लिखिएगा वहाँ कि अतः डोरी जो PB हमने लंबाई x माना था, तो अतः डोरी PB की लंबाई 40√3 मीटर। तो इस प्रकार से सेट नंबर 2 पूरा ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।